अब इंजीनियर साहब के ज़ाहिर है कि मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊँगा कि मैं बड़ा इंटिमिडेटेड था पॉडकास्ट से पहले, ठीक है? क्योंकि इंजीनियर साहब ज़ाहिर है कि उनकी ज़बान इतनी ज़्यादा वो है यानी कि फ्लुएंट हैं वो उनको ज़रा रोकना उनको ज़रा मुश्किल काम है पकड़ना इंजीनियर साहब को, मुझे ऐसा लगता था, ठीक है? लेकिन भाई द स्वीटेस्ट मैन फिर उसके बाद अब जो साहिल साहब हैं, उनका हाँ, ये एक जेन्युइन मसला है कि वो बात नहीं करने देते वो, ठीक है? वो बीच में जो है वो लेकिन अगर मैं ये सवाल करने की हिम्मत करूं कि इन तमाम के तमाम स्कॉलर्स जिनके साथ आपने पॉडकास्ट अभी तक किए हैं, तो सबसे फेवरेट आपके कौन हैं? अगर मैं आपका फेवरेट स्कॉलर जानना चाहूँ इन्हीं पर्सनैलिटीज़ में जिनके साथ आपने पॉडकास्ट वगैरह किए हैं। देखिए हमास इज़ अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है? वो ये सारी वही उसी तरह की प्रोडक्ट जैसे तालिबान थी प्रोडक्ट, ठीक है? ये सारे भाई आपने ये सब गलत अप्रोच से क्रिएट किए हुए ऑर्गनाइज़ेशंस हैं बेसिकली पूरी यानी कि दुनिया में फैली हुई। जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात से कि हमास हमास इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैलेस्टीनियन, नो, ये बात करना चाह रहे हैं आप? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमास। नहीं, फिर तो आपके खिलाफ वीडियोज़ आ जाएँगी राजा साहब की तरफ से, ये बात तो। अब अगर हमास ने मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह 7 अक्टूबर जैसे देखे ना, एक 7 अक्टूबर से सब कहानी स्टार्ट करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो 7 अक्टूबर को हुआ, ठीक है? उसमें बेगुनाह लोग जो मारे गए, दीन में कहीं अलाउड नहीं है। दीन में दरख्तों को नहीं आप नुकसान पहुँचा सकते, तो आप बेगुनाह लोगों को कैसे नुकसान पहुँचा सकते हैं? ठीक है? तो वो जो टेररिज़्म उसको आपको बोलना पड़ेगा कि वो टेररिज़्म है। जब जहाँ भी बेगुनाह मर गया टेररिज़्म हो कर दिया आपने, ठीक है? आपने 600 बिल्कुल। 700 बंदा वहाँ पे मारा, वो टेररिज़्म है, सीधी-सी बात है। जिस वक़्त यहूदियों को ये पूरा इलाका दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से, ठीक है? अच्छा ये सवाल मैंने वैसे कैसर भाई के सामने भी रखा था, आई थिंक रखा था। जब दिया गया था, ठीक है? उसमें और पाकिस्तान और इंडिया की लाइन खींचने में क्या फ़र्क था? बिल्कुल। मतलब आप खुद बताएँ ना, अब मैं अगर उस वक़्त पाकिस्तान वाले जितने भी लोग हैं, वो कहते हैं जी हम नहीं इस लाइन को मानते और वो आज तक जो है वो इस सबकॉन्टिनेंट के पूरे इलाके में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम भाई खैर आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान मौजूद हैं बासित नदीम साहब, जिन्होंने हमें अमेरिका से जॉइन किया है और जिनके आपने सोशल मीडिया पर डिफरेंट स्कॉलर्स के साथ पॉडकास्ट वगैरह देखे होंगे। लेकिन आज हमने इनको ज़हमत दी है कि हम इनकी लाइफ स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी सुन पाएँ, और इसके साथ साथ जो इन्होंने पॉडकास्ट हमारे उलमाए किराम के साथ किए हैं, उन पॉडकास्ट में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इसके अलावा भी हम कुछ क्रिटिकल टॉपिक्स जो कि आजकल ज़ेर बहस हैं हमारी कम्युनिटी में, ख़ासकर जो पैलेस्टाइन के हवाले से है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और बासित भाई का पॉइंट उस पर लेना चाहेंगे। और इसके साथ साथ जो आरसीएम वाला टॉपिक है, मेरे ख़्याल से वो कंक्लूड हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक चूँकि उसे एक बहुत बड़े स्केल पर उछाला गया है, उसे भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम वेलकम करते हैं बासित भाई को अपने इस प्लेटफॉर्म पर। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम अबरार साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया सर अपने प्लेटफ़ॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। बासित साहब, सबसे पहले तो मुझ समेत बहुत से भाई आपके हवाले से जानना चाहते हैं कि आप बासित नदीम साहब आखिर हैं कौन, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। और एकदम से सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि वो आते हैं और बैक टू बैक डिफरेंट स्कॉलर्स के साथ पॉडकास्ट करना और उनके ओपिनियंस लेना, और कभी कभार आपके पॉडकास्ट की वजह से कुछ कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती हैं और कभी कभार ख़त्म भी होती हैं। तो हुँ। आज बेसिकली मैं आपकी लाइफ जर्नी को भी सुनना चाहेंगे हम आपकी ज़ुबानी कि आप आखिर कहाँ से आते हैं और ये सिलसिला पॉडकास्ट का कैसे शुरू हुआ? अच्छा, तो सबसे पहले तो ये है कि ज़ाहिर है जो रेलेवेंट बैकग्राउंड है वो इस तरह से है यार कि मैं जब अपनी टीनेज में था, ठीक है? तो उस वक़्त मैंने इस तरह के सवालात जो होते थे, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रहती थी कि जैसे फ़िरक़ावारियत के ऊपर हो गए मामलात, ठीक है? दीन में किस तरह से अल्लाह ताला चाहते क्या हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं। अपनी टीनेज में मेरी फ़ैमिली में एक्चुअली जो है 1-2 मुफ्ती साहिबान भी हैं, तो वो उस वक़्त मुफ्ती हो चुके थे। तो उनसे मैं बैठ के डिस्कशंस करता था, ठीक है? कि जी ये हमारे यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो हम खाली इन्हीं की बात क्यों सुने, इमाम इमाम मालिक की क्यों नहीं सुन सकते, ठीक है? इमाम हम्बल की क्यों नहीं सुन सकते? तो वो देवबंदी थे। तो उनका कहना ये था कि नहीं, नहीं आपने एक ही को करना है फ़ॉलो और फिर अल्लाह ताला के सामने आप जाओगे और अगर आप गलत हो गए तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा ये मैं अब टीनेज में हूँ इस वक़्त और मैं उस वक़्त ये बात सोच रहा हूँ कि ये तो हो ही नहीं सकता। ये जो मुफ्ती साहब ने मुझे बात बोली है मेरी फ़ैमिली के थे, सेकंड कज़िन है मेरे। मैंने कहा ये बात तो जी। हो ही नहीं सकती। अच्छा फिर उसके बाद जो है वो लाइफ़ में बिज़ी हो गए। ज़ाहिर है कि पढ़ाई में, जॉब्स में, इसमें, उसमें, उन सारी चीज़ों में। तो मुझे उस तरह से टाइम नहीं मिल सका अपनी रिसर्च करने का बैठ के कि मैं कुरान को, अहादीस की किताबों को, साहिह सत्ता को पढ़ूँ और वो सारी चीज़ें मैं अपने लिए करूँ।
फिर मुझे आई थिंक 2015-16 के अराउंड आई थिंक जिस वक़्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने शायद शुरू ही किया था उस वक़्त, ठीक है? अच्छा उनसे पहले अच्छा। मौलाना इसहाक साहब का मुझे हुआ इंट्रोडक्शन तकरीबन 2013-14 में ना, उनकी ज़ाहिर है कि उनकी जो यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं मौलाना इसहाक साहब की, वो बड़ी ख़राब क्वालिटी में हैं, लेकिन मैं बैठ के उनको सुनना शुरू मैंने उनको किया, मैंने कहा यार ये तो बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। फिर मेरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मेरे सामने आए 2015-16 के अराउंड। तो अब उस वक़्त तक जो है थोड़ा-सा लाइफ़ स्टेबलाइज़ थोड़ा-सा होना शुरू हो भी गई थी। तो सुनने का टाइम ज़्यादा था, थोड़ा रिसर्च करने का टाइम ज़्यादा था। अब इंजीनियर साहब ने जो बातें करना शु जो मैं उनकी बातें सुन रहा मैंने कहा यार ये तो एग्ज़ैक्टली अब जिस तरह मैंने आपको बताया टीनेज में मैं जो बात कर रहा था अपने मुफ्ती साहिबान से, वो बिल्कुल मनो-अन वो बात जो है वो अब एक आदमी जिसने ज़िंदगी लगाई हुई है इसके अंदर, जिस तरह मैंने कहा ना मुझे मौका नहीं मिल सका, मुझे इस बात का अफ़सोस है कि कुरान और हदीस और तमाम किताबें पढ़ने का। लेकिन जब मैंने इंजीनियर साहब की ज़बानी सुना तो मैंने कहा यार ये तो एग्ज़ैक्टली वही बात कर रहे हैं जो मैं हमेशा से सोच रहा हूँ। अपने टीनेज ईयर्स से मैं ये बातें सोच रहा हूँ। तो वहाँ से समझ लें कि अब आज के 2025 से तकरीबन 10 साल तो हो गए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुनते हुए मुझे और माशाल्लाह। अब ये तो अब आप समझ लें कि जो दीनी पर्सपेक्टिव जो फ़िरकों वाला साइड था, वो सारा तो जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कवर कर लिया, ठीक है? उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया कि भाई ये नहीं है और ये बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा मेरे दिमाग के साथ अलाइन हो रहा है। फिर अब उनके साथ-साथ जो है वो मैं ज़ाहिर है कि साथ-साथ में जो दूसरे मुफ्ती साहिबान हैं उनको भी सुन रहा और वो जो अब प्रॉब्लम ये होती थी कि जब मैं सबको यूट्यूब पे सुनता था, तो अब मुझे ये फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार अभी मेरे पास मौका होता तो मैं इनसे ये पूछ लेता या मैं इनको यहाँ पे काउंटर कर सकता था कि यार ये आपने ये बात की है, इसका ज़रा-सा आप जवाब बताएँ ज़रा, ये बात की है, ये बात तो वो एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होना शुरू हो गई मेरे अंदर कि यार मुझे मतलब आई कांट वॉइस माय सेल्फ मैं अपने आप को बात कैसे करूँ मैं इस बारे में? मैं साली बैठ के सुन तो नहीं सकता। अब वही एक तकलीफ जो टीनेज से रहती थी कि भाई मैं वो शीप मेंटालिटी तो नहीं है, आपने बोल दिया मैंने सुन लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उससे फिर क्या हुआ मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया, कुछ लिखना शुरू किया मैंने। अब वो एक्सप्रेस कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, नहीं ये जो है वो फुली मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा चीज़ों को। उससे समझ लें कि अल्टीमेटली मैंने ज़ाहिर है शुरू में मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैंने कहा यार कैमरे के सामने जो है वो काफ़ी दफ़ा मैंने वैसे ही कैमरा खोल के मैंने कहा यार मैं नहीं, नहीं यार ठीक नहीं लग रहा है यार मैं नहीं कर पाऊँगा मैं नाक बहुत मोटा लग रहा है यार, आँख ये लग रही है, ये सब मसले-मसाइल चल रहे हैं शुरू में, हैं? तो ख़ैर फिर अल्टीमेटली जो है वो जब ये थोड़ा सी अच्छा फिर मैं ज़रा-सा इंजीनियर साहब के बाद मैं आता हूँ थोड़ा-सा आगे अब जो बाकी के जो पर्सपेक्टिव थे हमेशा से मुझे था कि यार हमारे यहाँ झूठ जिस तरीके से बोला जाता है, हमारे यहाँ बुराइयाँ, गॉसिपिंग सास-बहू के मसले, जो भी जितनी ब मतलब जितनी आप लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट लेवल की बुराइयाँ सोच सकते हैं, वो हमारे माशरे में पाई जाती हैं, सबकॉन्टिनेंट में ओवरऑल, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में। तो अब वहाँ पे किक इन होते हैं साहिल अदीम साहब, ठीक है? जब मैंने साहिल अदीम साहब को सुनना शुरू किया तो मैंने कहा यार ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। जिस तरह से इंजीनियर साहब मेरे उसके साथ अटैच हुए ना उस फिलॉसफी के साथ, वहीं पे साहिल अदीम साहब यहाँ पे अटैच हुए जब मैंने इनके मामलात बाकी चीज़ों में देखे। अच्छा मेरा एक बड़े अरसे से एक ये भी चीज़ चल रही थी क्योंकि अब ज़ाहिर है मैं जब इधर वेस्ट में मूव हुआ, तो ज़ाहिर है मैंने चीज़ें देखना शुरू की कि यार अच्छा एलजीबीटी के ऊपर ओहो! बड़ा सेंसिटिव है मामला भई, यहाँ पे तो आप कुछ कह नहीं सकते कोई एलजीबीटी का मेंबर है तो। अच्छा बच्चे को मार नहीं सकते आप, ठीक है? अच्छा मतलब इस तरह की समझ रहे हो जो आपको बेसिकली इंसान को सॉफ्ट से सॉफ्ट से सॉफ्ट से सॉफ्ट करने वाली जो चीज़ें। मैंने कहा यार ये कुछ जी। गड़बड़ है, ये कुछ मसला है, ये ठीक नहीं है मामला, सही है ना? वहाँ पे मैंने कहा वहाँ पे प्लग इन होते हैं साहिल अदीम साहब। उनसे जो बेसिकली मेरा मेन एग्रीमेंट था वो ये एक एक जुमले में मैं क्रक्स में आपको बता देता हूँ। ज़रियाब हाशमी साहब के साथ अभी मेरी हो रही थी, तो उनका एक जुमला था, वो कहते हैं कि यार आज के जो मुसलमान हैं ना, इनको अगर आप सहाबा के सामने खड़ा कर दोगे ना, तो सहाबा इनकी गर्दनें उतार देंगे। ठीक है? क्यों? वो बोलेंगे भाई इसको तुम मुसलमान कहते हो? यही तो वो मुसलमान थे जिनके खिलाफ हम पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे। मतलब आप बुराइयाँ मैंने अभी जो आपको बुराइयों का बैकग्राउंड दिया, इन बुराइयों के साथ अपने आप को मुसलमान कैसे कह सकते हैं? सही है ना? तो वहाँ पे मैंने कहा कि आपको जिस तरह मैंने कहा साहिल अदीन साहब प्लग इन होते हैं, वो एक पर्सपेक्टिव जो उनका था, वो भी एग्ज़ैक्टली उससे अलाइन था कि भाई अगर चोरी पे हाथ काटने हैं, तो काटने हैं। आपको बुरा लगता है, आपका दिल कमज़ोर है, मत देखो, लेकिन सज़ा यही है। बिल्कुल। ये जो एक पर्सपेक्टिव है ना, ये वहाँ से आया।
तो फिर मैंने अल्टीमेटली वो डिसाइड किया कि भाई अब आई हैव टू वॉइस माई सेल्फ, मैं ऐसे बैठ के खाली सुन नहीं सकता। तो फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, अपने जो थॉट्स थे उनको पुट डाउन करना मैंने शुरू किया। और फिर पता नहीं अल्लाह का करना कैसे हुआ, मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हुआ। मैंने जैसे-तैसे करके बहुत सारे, तो मैं ख़ैर ऑडियंस के लिए बता भी दूँ कि आपने मुझे बहुत सारे लोगों से कनेक्ट किया। ये सबसे पहले तो मैं इसका बहुत-बहुत आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस बात को। अम लेकिन ये है कि उसके अलावा भी जैसे मैंने रीच आउट किया, पता नहीं फॉर सम रीज़न इन लोगों के साथ मैं जुड़ता चला गया, इंजीनियर साहब के साथ, साहिलुद्दीन साहब के साथ, गामदी साहब के साथ बड़ा मेरा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। मैं डैलस एक्चुअली गया था खुद से, वो सबसे पहली मेरी पॉडकास्ट थी हसन इलियास साहब के साथ। तो बस इस तरीके से मैंने शुरू किया। बेसिकली अगर आपके सवाल का जो एंड का जवाब है वो ये है कि मैं बैठ के मज़ीद सुन नहीं सकता था। आई हैड टू बी इन अ पोज़ीशन कि मैं जहाँ पे क्वेश्चन कर सकूँ। नहीं, बिल्कुल बासित साहब, और जो आपने ये बताया कि जब आपको ये फ़ील हुआ कि डायरेक्टली उलमाए किराम के साथ क्वेश्चन आंसर्स भी करने चाहिए, तो मेरे ख़्याल से यही मोटिवेशन बहुत से लोगों के लिए बनती है पॉडकास्ट वगैरह के लिए। बासित साहब, अभी साथ में आपने बताया था कि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, अमेरिका के अंदर मूव हुए हैं काफ़ी लंबे अरसे से। तो अगर मैं आपसे इसी के मुतल्लिक सवाल करना चाहूँ, क्योंकि मेरे ख़्याल से करना भी चाहिए और सबसे बेहतरीन इंसान मुझे आप ही मिल सकते हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए। वो बेसिकली ये है कि हमेशा यहाँ जो सब कॉन्टिनेंट के स्कॉलर्स हैं, ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जो अमेरिका में मुस्लिम्स माइग्रेट करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं अपने ओपिनियंस को वहाँ की जो स्टेट पॉलिसीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंगली फ्रेम करना होता है। और अभी रिसेंटली आपने भी देखा होगा, कैसर राजा साहब ने गांधी साहब पर यही इल्ज़ाम लगाया था कि चूँकि वो अमेरिका में हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा प्रो इसराइल नैरेटिव बयान करते हैं। तो इसके हवाले से मैं आपसे डायरेक्टली ये सवाल करना चाहूँगा, ऑनेस्टली मुझे बताइएगा कि क्या अमेरिका की जो स्टेट फॉर पॉलिसी है, क्या वो आपके ओपिनियंस जो हैं, आपकी जो राय है, उसको फ्रेम करती है? यार ऑनेस्ट जवाब इसका ये है कि हर मुल्क की अपनी रेड लाइन है, ठीक है? पाकिस्तान की रेड लाइन है एक अलग है, जो आपको पता है कि क्या है, ठीक है? इंडिया की रेड लाइन अलग है, इसी तरह अमेरिका की अपनी रेड लाइन है। उन रेड लाइन को आप किसी भी मुल्क में बैठे होगे, उस रेड लाइन को आप क्रॉस करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पे आपके पास आपके ऊपर पुशबैक आएगा, ठीक है? लेकिन जिस तरह अभी आपने मिसाल दी कैसर अहमद राजा साहब की और गांधी साहब की, तो मैं ये नहीं समझता कि मतलब यहाँ पे ये प्रेशर नहीं है कि जी हमारा नैरेटिव वहाँ पे जो रेड लाइन वाली मैंने आपसे बात की, वो ये प्रेशर ये होता है कि इसके आगे मत जाओ, चुप रहो, कोई मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा तुम टो करो, हमारा जो नैरेटिव है उसको टो करो, खामोश हो जाओ, ठीक है? तो जहाँ पे गांधी साहब अगर बढ़ के कोई बात करते हैं उसके यानी कि नैरेटिव को अगर ऐसा साउंड करता है कि वो नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। ठीक है? हाँ, ये प्रेशर ज़रूर हो सकता है कि यार चुप हो जाओ, बोलो मत, ठीक है? और वो मैं ये समझता हूँ कि वो हर मुल्क के अंदर ये रेड लाइन्स क्रिएटेड होती हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अगेन इट ऑल गोज़ बैक टू हमारी अपनी कमज़ोरियाँ। मुसलमान जो है वो अपने आप को इतना बिल्ड ही नहीं कर सका कि उसको कोई चुप ना करा सके। जी बिल्कुल बासित साहब, जो आपने रेड लाइन की बात की, मेरे ख़्याल से वो तो हर कंट्री में अलग-अलग डिफ़ाइंड होती है, और इसके हवाले से भी गांधी साहब ने हमेशा ये बारहा क्लैरिफ़िकेशन दी है कि जब उनके लिए अपने ओपिनियंस पाकिस्तान में शेयर करना मुमकिन नहीं रहा, तो वो मलेशिया में हिजरत कर गए, और जब मलेशिया में उनको इस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस पर या फिर इस तरह से पाबंदी लगनी शुरू हुई, तो फिर उन्होंने आखिरकार यूएसए में हिजरत की, और वहाँ के हवाले से भी गांधी साहब ने अभी रिसेंटली ही बताया है फिर वहाँ पर भी उन्हें फ़ील होता है कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ रहे हैं, तो वो तो फरमा रहे थे कि वो उसको भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। बहरहाल इ बासित जी, जी, इस आप चीज़ कुछ पे अपना। हाँ, मैं इस चीज़ पे एक चीज़ ऐड ये मज़ीद करना चाहता हूँ गांधी साहब वाली बात के ऊपर। तो मैं अगर वो मेरी बात से क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं ये समझता हूँ जो गांधी साहब जो अपना पर्सपेक्टिव या अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप समझते हो कि आगे बढ़ के देते हैं, वो मैं जेनुइनली ये समझता हूँ कि वो खुद देते हैं। उनके और जिस तरह मैंने कहा कि वो प्रेशर यहाँ पे होता नहीं है कि नहीं जी हमारा नैरेटिव लेके चलो। ये प्रेशर ऐसा नहीं होता। मैंने कहा मैक्सिमम प्रेशर ये होता है कि भई चुप रहो। आपको पता है इस तरह यूट्यूब पे भी इंजीनियर साहब के जो चैनल पे स्ट्राइक आई है, तो ये ज़ाहिर है सिस्टम्स तो यहीं के हैं ना सारे। अब आप फ़लस्तीन के ऊपर बात नहीं कर वो एक रेड लाइन है, ठीक है? कि आप फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप चुप रहें। ये नहीं होता कि नहीं जाओ जी आगे बढ़ के इसराइल को सपोर्ट करो, ऐसा नहीं है।
नहीं बासित साहब, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हमें एक डिफरेंशिएशन करनी चाहिए पैलेस्टाइन के हवाले से और हमास के हवाले से, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि यूएस में भी प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट्स वगैरह निकले हैं, यूके के अंदर भी हमने प्रोटेस्ट देखे हैं। वहाँ पर तो मोहम्मद हिजाब तो ओपनली रोड के ऊपर इस तरह से प्रोटेस्ट निकाल रहे होते हैं। हुँ, जो वहाँ की भी अथॉरिटी है या फिर जो स्टेट है, उन्हें बेसिकली हमास की एक्टिविटीज़ से प्रॉब्लम है। जी। तो मेरे ख्याल से जो अली भाई का चैनल भी इम्पैक्ट हुआ है वो उसी वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं हमास के अटैक को ग्लोरीफाई करके प्रेजेंट किया है। तो ये जो हुँ, बारीक सा डिफरेंस है पैलेस्टाइन को की सपोर्ट में और हमास की सपोर्ट में, मेरे ख्याल से इसे जहन में रखना ज़रूरी है। बहरहाल, हम अब चलते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ। तो हुँ। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके डिफरेंट उलमाए किराम के साथ पॉडकास्ट वगैरह हुए। अली भाई के साथ आपने पॉडकास्ट किया, साहिल भाई के साथ, मुफ्ती साहब के साथ पॉडकास्ट वगैरह किए हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप चूँकि वेस्ट में रहते हैं, तो वहाँ से जो लोग वेस्टर्न अमेरिकन मुस्लिम्स हैं, तो उनका जब इंटरेक्शन होता है सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स के साथ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था बेसिकली अली भाई के साथ पॉडकास्ट करने का, साहिल भाई के साथ? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ना बेसिकली हमारी कम्युनिटी में जो स्कॉलर्स की कम्युनिटी है, कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइपिंग जो है वो पर्सनैलिटीज़ के साथ कर दी जाती है कि जब अली भाई के साथ आप पॉडकास्ट वगैरह करेंगे तो वो एकदम से अग्रेसिव होके कॉन्फिडेंस के साथ आंसर्स देते हैं। तो इसी तरीके से जब साहिल भाई के साथ करेंगे तो वहाँ पे बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमें सवाल करने का मौका नहीं देते। और जो मुफ्तियाने किराम के साथ आपने पॉडकास्ट किए हैं, यासिर साहब के साथ, हनीफ़ कुरैशी साहब के साथ भी गालिबन किया आपने, तो हुँ। इनके हवाले से हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये तासुर दिया जाता है कि जब कभी भी आप किसी आलिम से सवाल करते हैं तो वो आपको रेडिक्यूल करता है, सवाल करने पर पुट डाउन करता है और आपकी तहकीर करता है। तो मैं हुँ। आपका आपने चूँकि बराह रास्त इन तमाम की तमाम पर्सनैलिटीज़ के साथ इंटरव्यूज़ किए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस इन सब लोगों के साथ कैसा रहा? अच्छा अबरार, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं ये समझता हूँ कि अभी जितने भी लोगों के साथ मेरा इंटरैक्शन अभी तक हुआ है, गामदी साहब से लेके आखिरी आई थिंक मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब के साथ आखिरी हुआ, उसके अंदर जिस तमाम जितने आपने नाम लिए सब आ जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सब सब लोग निहायती ऑनेस्ट, निहायती मुख़लिस दीन के साथ और मुसलमानों के साथ। तो ये मैं पहले ही पुट आउट कर दूँ, चाहे वो आजदी साहब हों, साहिल अदीम साहब हों, इंजीनियर साहब हों, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब हों, कोई भी हो, कैसर अहमद राजा साहब हों, कामदी साहब हों, ठीक है? ये निहायती मुख़लिस लोग हैं, ठीक है? ये अपने-अपने डोमेन के अंदर अपनी-अपनी हद तक कोशिश कर रहे हैं अवाम के लिए, मुसलमानों के लिए। अच्छा, अब जो आपने एक्सपीरियंस की बात की, ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये जो सवाल के ऊपर चढ़ाई करने वाला, अब आप देखेंगे अब आप ये देखेंगे कि जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अब ऑब्सोलीट होता जा रहा है। अब आपको इसके आखिरी समझ लें कि जो रेमिनेंट्स कहते हैं ना, वो रह गए हैं कि आपको कभी इक्का-दुक्का अब इस तरह के इवेंट्स नज़र आएँगे, जहाँ पे कोई मौलवी साहब जो है, वो रिडिक्यूल कर रहे होंगे किसी को सवाल करने पे बिकॉज़ अब इस पूरे लैंडस्केप को ये बात समझ आ गई है कि भाई सवालात के जवाब दिए बगैर गुज़ारा नहीं है। ठीक है? बिल्कुल। तो अब मैं ये समझता हूँ ये बात थोड़ी-सी ऑब्सोलीट हो चुकी है। हाँ, हमारे ज़माने में जब हम बच्चे थे या टीनेज में थे, हाँ, उस वक़्त बिल्कुल ऐसे ही था। ठीक है? कि समझ लें 90s में भी और 2000s में भी ऐसे ही था। लेकिन अब पिछले समझ लें 10-12 साल से ये ऑब्सोलीट हो गया है। अब जो मेरा एक्सपीरियंस समझ लें कि आप गामदी साहब के साथ मैंने ये अपने व्लॉग में भी मेंशन किया था। मुझे नहीं पता कैसे भई कहता हूँ मैं अल्लाह ताला ही कराते हैं। गामदी साहब जैसे कद का आदमी उन्होंने मुझे अपने घर बुला के ढाई 3 घंटे मेरे साथ वन ऑन वन गपशप की, जब मैं गया था उधर। पता नहीं कैसे मतलब मैं नहीं समझता कि मेरी वो औकात थी कि मैं उनके सामने इस तरह से बैठता हूँ। उन्होंने बड़े खुल के मुझसे मतलब वन ऑन वन कोई ये नहीं कि लोग जमा थे। मैं था, गांधी साहब थे और हसन इलियास साहब थोड़ी देर बाद उन्होंने जॉइन किया था वो बैठे। और उन्होंने बहुत ही यानी कि खुल के मुझसे यानी कि बातचीत की, मेरे पास सवालात थे उनसे गांधी साहब से और वो बड़ा बहुत ही ओपनली और जहाँ पे समझ लें कि एक आध जगह पे मैंने शायद पहले भी मेंशन की है बात कि जहाँ पे मेरा ये आ गया आर्गुमेंट के नहीं गांधी साहब की बात नहीं समझ आ रही मुझे, मैं कन्विंस नहीं हो रहा आपकी बात से। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, कहता है आप अभी जवान हैं, आप रिसर्च करें, हो सकता है कि आप ठीक हो सकता है मैं ठीक हूँ। ठीक है? ये हो गए गांधी साहब। अच्छा, अब आप आ जाएँ जैसे इंजीनियर साहब के साथ, ठीक है? अब इंजीनियर साहब के ज़ाहिर है कि मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊँगा कि मैं बड़ा इंटिमिडेटेड था पॉडकास्ट से पहले, ठीक है? क्योंकि इंजीनियर साहब ज़ाहिर है कि उनकी ज़बान इतनी ज़्यादा वो है यानी कि फ्लुएंट हैं वो।
उनको ज़रा रोकना, उनको ज़रा मुश्किल काम है पकड़ना इंजीनियर साहब को, मुझे ऐसा लगता था। ठीक है, लेकिन भाई द स्वीटेस्ट मैन जो कि मैं शायद मिला, और मैं जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना, मैं वाजदी साहब से मिला, इतना बेहतरीन आदमी, आप सोच नहीं सकते कि इंजीनियर साहब, साहिल अदीम साहब। तो कहने का मकसद है कि जब मैं इंजीनियर साहब के साथ पहली पॉडकास्ट हुई, फिर दूसरी पॉडकास्ट हुई, अब समझिए जो दूसरी पॉडकास्ट थी, ये अब आपने देखा इंजीनियर साहब के पास लाइन लगी हुई है पॉडकास्ट की, ठीक है? लेकिन अब आप ये देखें कि फेयरनेस, अब ये मैं आपको थोड़ा-सा ज़रा-सा इनसाइड स्कूप्स दे रहा हूँ मैं इसके, कि जो पहली पॉडकास्ट हो गई तो उसमें मुझे वो सवालात करने का मौका नहीं मिला, जो मैंने वाजदी साहब से किए थे या साहिल नदीम साहब से किए थे या दूसरे इंजीनियर साहब का नाम लेके। तो मैंने इंजीनियर साहब को एक मैसेज पहुँचवाया कि इंजीनियर साहब, ये पहली वाली जो पॉडकास्ट हुई है, इसके अंदर जो है वो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि या मेरे कुछ सवालात हैं जो रह गए हैं, तो आप मुझे टाइम दोबारा दीजिएगा। ठीक है? मैंने रिक्वेस्ट डाली है। तो उन्होंने, मैंने जिस तरह कहा ना, उनके पास 150-200 बंदा लाइन में लगा हुआ है, लेकिन उनको पता था कि हाँ यार, इस वक़्त जो करंट इश्यू था, जो पहली पॉडकास्ट में था, उस वक़्त इमरान रियाज़ खान वाला इश्यू चल रहा था, आफ्ताब इकबाल वाला। तो उसमें इतना टाइम ज़ाया इस मतलब इतना टाइम लग गया उसके अंदर कि मैं बाकी सवालात नहीं कर सका। तो उन्होंने उस बात को फ़ेयर फ़ेयर उन्होंने लिया, उन्होंने कहा हाँ, नहीं आपकी बात सही है। तो उन्होंने फिर दोबारा टाइम दिया मुझे उसके लिए। तो अब आप ये देखें ना, फ़ेयरनेस की मैं बात कर, अच्छा फिर उसके बाद अब जो साहिल अदीम साहब हैं, उनका हाँ, ये एक जेन्युइन मसला है कि वो बात नहीं करने देते वो, ठीक है? वो बीच में जो है वो इतना मतलब आपने मेरी पॉडकास्ट में भी देखा होगा, और मैंने उसको जानबूझ के उस पार्ट को काटा नहीं कि भाई मैं सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो कहता है, पूछ लेना, पूछ लेना, पूछ लेना, और फिर वो शुरू हो जाते हैं उसके बाद ना, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। ही इज़ जस्ट टू पैशनेट, ठीक है? जिस तरह मैंने कहा कि वो अब इस चीज़ को लेके इतना पैशनेट है, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही पैशनेट है वो। इस वक़्त जो सबकॉन्टिनेंट और ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इधर मैं एक बात कहूँगा जिसको, ख़ैर मैं बोल दूँगा, अभी मैं पॉडकास्ट में होस्ट नहीं हूँ, तो मैं खुल के बात करूँगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस्लाम नहीं है। इस्लाम का कोई एक सर्टेन वर्ज़न चल रहा है पाकिस्तान में, ठीक है? जिस वजह से ये आप फ्रस्ट्रेशन देखते हैं इंजीनियर साहब के अंदर भी, साहिल अदीम साहब के अंदर भी, कि ये जो सर्टेन वर्ज़न चल रहा है, जैसे मैंने शुरू में भी आपको बात बोली कि सहाबा के सामने ये मुसलमान खड़े कर दोगे तो सहाबा तो गर्दनें उतार देंगे इन मुसलमानों की, कि इनको मुसलमान कहते हो तुम? इन बुराइयों के साथ ये मुसलमान है, इन बुराइयों के साथ, जो बुराइयाँ जिन बुराइयों में ये लगे हुए हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन या ये जो पैशन है ना, ये आता ही इधर से है, क्योंकि कौम जिस लेवल पे यानी कि पस्तियों में गिर चुकी है। तो ये मैं ये समझता हूँ इस वजह से, और फिर इस वजह से वो जो एटीट्यूड अब कैसर अहमद राजा साहब का भी आता है, उनकी फ्रस्ट्रेशन भी आपके सामने। तो ये जो सारे लोगों की जो फ्रस्ट्रेशंस जिस लेवल पे हैं, वो इस वजह से हैं कि काम बहुत खराब हुआ हुआ है। मसला ये है। लेकिन मेरे ख़्याल से यहाँ पर एक पॉइंट हमें थोड़ा और डिस्कस करना चाहिए, जो आपने फ्रस्ट्रेशन का बताया कि चूँकि पाकिस्तान के मुस्लिम्स हैं ही ऐसे, उनके किरदार रवैये जिसकी वजह से हमारे स्कॉलर्स फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक रिलीजियस स्कॉलर को हमेशा एक अ, उस वो इतना इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो लोगों के रवैयों की वजह से फ्रस्ट्रेटेड ना हो, सबको एक धीमे लहजे के अंदर, जैसे गांधी साहब के चेहरे पर तो आज तक हमने कभी फ्रस्ट्रेशन देखी नहीं है। हुँ। तो ये जो यंग स्कॉलर्स हैं हमारे, जिनको हम एडमायर करते हैं, तो इन्हें भी थोड़ा इमोशनली मैच्योर होकर हमें उस तरह से मतलब चलाना चाहिए कि हम कम से कम उनकी फ्रस्ट्रेशन को देख के हम खुद फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाएं। 100% एग्री करता हूँ मैं, और ये इनके अंदर क कमियाँ हैं। अगेन देखें, एक बात ये है कि हमारे यहाँ, जिस तरह मैंने कहा ना, कि जो मुसलमान जिस लेवल पे, जिस बस्तियों में है, इस वक़्त हमारे यहाँ जो ये ताग़ूत होता है ना, ये मुसलमानों ने शख्सियत परस्ती की इंतहा की हुई है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? वो कहते हैं जी इंजीनियर साहब, तो जी इंजीनियर साहब बोल दें सुबह हो रही है तो सुबह हो रही है, रात हो रही है तो रात हो रही है। साहिल अदीम साहब, साहिल अदीम कहेंगे सुबह होगी तो सुबह होगी, रात होगी तो रात होगी। ये सबसे बड़ी बुराई है। आपने जो बात की है, बिल्कुल 100% मैं एग्री करता हूँ। अगर जहाँ पे आपके रवैये में, आपके उसमें सख्ती आ रही है, नहीं हो सकती। आप इस लेवल पे सख्ती नहीं कर सकते, ठीक है? जी। आप कुरान में भी, कुरान के थ्रू भी ये बात साबित होती है कि आपने अच्छे तरीके से जो है मैसेज आगे बढ़ाना है, ठीक है? तरीका आपने अच्छा रखना है। आप हर वक़्त जो है वो जो जिन्हें साहब बार-बार हदीस का रेफ़रेंस देते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें लाल हो जाती थीं और वो सारी चीज़ें, ठीक है, बिल्कुल सही है। जब वक़्त आए आप वो कर लें। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली उसी ज़ोन में रहेंगे तो प्रॉब्लम है। तो जी। वो प्रॉब्लम है। तो लेकिन मैं इसको बिल्कुल मैं समझता हूँ, क्योंकि ये इंसान है। अगेन जिस तरह मैंने कहा ना, मैंने इनिशियल जो स्टार्टिंग की वो इसीलिए की कि ये सारे मुख़लिस लोग हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये सब इंसान है। शख़्सियत परस्ती का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो इंसान से उनको ऊपर समझने लग जाते हैं लोग।
कि यार ये तो जो है वो कोई के अंदर गलती हो ही नहीं सकती, गलतियाँ हैं, इंसान है ये, ठीक है? ये गलती कर रहे हैं, इनका अगर एटीट्यूड इतना सख्त है तो। नहीं, बिल्कुल इवन एटीट्यूड अगरचे सख्त है, लेकिन मैं खुद उनके हवाले से 100% हुस्न ज़न रखता हूँ कि जो वो बयान करते हैं उसको सही समझते हैं, वो इखलास के हुँ, साथ दीन की खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं ये सवाल करने की हिम्मत करूँ कि इन तमाम के तमाम स्कॉलर्स जिनके साथ आपने पॉडकास्ट अभी तक किए हैं, तो सबसे फ़ेवरेट आपके कौन हैं? अगर मैं आपका फ़ेवरेट स्कॉलर जानना चाहूँ इन्हीं पर्सनैलिटीज़ में जिनके साथ आपने पॉडकास्ट वगैरह किए हैं? और यार मैं ऑनेस्ट बात करूँ तो मुझे सब पसंद है लेकिन फ़ेवरेट कोई नहीं है इनमें से मेरा। मतलब कोई मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि यार ये बंदा बहुत ही मैं जो है वो लेकिन अगेन मतलब ऐसे अगेन ये वही वही पोलराइज़ेशन भाई। कोई ये ना समझे कि मैं ये सिर्फ़ कह रहा हूँ ये सब बड़े अच्छे लोग हैं। मुझे बहुत मज़ा आया इन सबसे बातचीत करने में, मैं इनसे इन टच भी हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि यार ये बहुत ही तबाही आदमी था, वो मुझे अभी तक यानी कि मुझे मेरी अभी तक नज़र में कोई ऐसा नहीं, ये तो डिप्लोमैटिक आंसर्स हो गए ना। मतलब आप इस तरह से क्वेश्चन को ही घुमा दिया आपने। अ, वो तो मैं खुद एग्री करता हूँ आपकी बात से कि कोई शख्स 100% उस लेवल का नहीं होता। हुँ। लेकिन तब भी अगर आप मुनासिब बताना चाहें तो बता सकते हैं। लेकिन चलें हम कंटिन्यू करते हैं आगे वाले सवालात की तरफ अगर एंड जो में मैं आपको जेनुइनली याद। सोचता हूँ मैं हाँ, अगर मुझे बाद में कुछ आता है तो मैं बताता हूँ। ठीक है। जी, जी। हुँ। जी बासित साहब, अब मैं चलूँ चाहूँगा कि जो हमारा अगला टॉपिक है, मेरे ख़्याल से आप अपना उस पर भी टेक दे दें कि आपकी पॉडकास्ट के अंदर भी रैंड कॉर्पोरेशन के हवाले से गुफ्तगू हुई। अली भाई ने भी गुफ्तगू की और कैसर राजा साहब ने भी गुफ्तगू की। लेकिन हुँ। मेरे ख़्याल से जो पॉइंट हम मिस आउट कर रहे हैं, वो ये है कि कैसर भाई का ये हरगिज़ इल्ज़ाम नहीं है कि ये लोग रैंड कॉर्पोरेशन के लॉन्च किए गए हैं या फिर ये उनके लिए काम करते हैं। उनका सिर्फ़ कहना ये है कि इनके जो नताइज हैं वो मैच करते हैं जो रैंड कॉर्पोरेशन की जो आइडियोलॉजी है जिसको वो प्रमोट करना चाह रही है उनके नताइज के साथ। तो हुँ। वो इस तरह से अपने उस इल्ज़ाम को एक्सक्यूज़ भी करते हैं कि जो मैं ये बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ़ डिस्क्रिप्शन फ़िट कर रहा हूँ कि ये हुँ। रैंड कॉर्पोरेशन के नताइज हैं और ये जो हैं वो अली भाई की फ़िक्र के नताइज हैं। चूँकि ये दोनों चीज़ें मैच करती हैं तो मैं सिर्फ़ वो डिस्क्रिप्शन मैच करके आपके सामने बता रहा हूँ। लेकिन इनडायरेक्टली वो ये भी कह रहे होते हैं मेरे ख़्याल से कि डिस्क्रिप्शन तो मैच कर ली, बाकी नताइज आप खुद निकाल लें। लेकिन आप उनकी इस एक्सक्यूज़ पर क्या कहना चाहेंगे? अबरार साहब इसके अंदर जो है ना जो देखें रैंड कोऑपरेशन तो बहुत बाद में आती है, जिस तरह मैंने कहा हमारे पाकिस्तान में जो मामलात चल रहे हैं वो रैंड कोऑपरेशन से बहुत आगे के मामलात हैं। ठीक है, वो रैंड कोऑपरेशन तो बहुत बाद में आती है। हमारे यहाँ जो अभी पाकिस्तान में जिस तरीके से जो सोच, जो झूठ और बुराइयाँ, मिलावट ये सारी चीज़ें ज़्यादा बड़ा मसला है। रैंड कोऑपरेशन का ट्रेडिशनलिस्ट होना या मॉडर्निस्ट होना तो बहुत दूर की बात है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि कैसर अहमद राजा साहब अगेन जिस तरह मैंने कहा कि उनके इखलास में कोई वो नहीं है शक नहीं है, इंजीनियर साहब के इखलास में कोई शक नहीं है। अच्छा पहली चीज़ तो मैं ये समझता हूँ इंजीनियर साहब ज़रा ज़ोर-ज़बरदस्ती से घुसाए हुए हैं इस कैटेगरी में, वो आते नहीं हैं इस कैटेगरी में। अगर आप इंजीनियर साहब की जिस तरह मैंने कहा ना अगर आप सुनते हो हैं उनकी पूरी सारी बातें, तो उनकी बड़ी सख्त-सख्त बातें हैं, वो औरतों से मिलते ही नहीं है। मतलब एक एक मिसाल दे रहा हूँ मैं वैसे, कि भई औरतें अलाउड ही नहीं है झिलम में। मतलब ये कौन-सा मॉडर्निस्ट है जो कि औरतों से यानी कि आमना-सामना भी नहीं कर रहा। ठीक है? तो मैं ये समझता हूँ कि इंजीनियर साहब शायद ज़बरदस्ती घुसाए हुए हैं इस वाली कैटेगरी के अंदर। गामदी साहब के ऊपर जो क अगर आप गामदी साहब और उनकी थॉट के बारे में अगर बात करें, तो वो फिर भी उसके बारे में बात की जा सकती है, मैं ये समझता हूँ। कि बात की जा सकती है। अगेन ये कहीं किसी भी तरीके से फिट नहीं होती, जिस तरह मैंने कहा कि भाई मसले आपके अपने मतलब आप रैंड से पहले आप पाकिस्तान कोऑपरेशन के बारे में बात करें, फिर रैंड के बारे में बात करेंगे। तो अब ये वही वाली बात है जो मैंने आपको डॉक्टर और गुब्बारे वाली की मिसाल दी, ठीक है? कि भाई ये अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो, आप लगो, फ़ौजें भिजवाओ वहाँ पे, ठीक है? मिसाइल के इशारे वहाँ पे करवाओ, आप जहाज़ों को पहुँचवाओ वहाँ पे, ठीक है? लेकिन जब तक लाएमल क्या होना चाहिए, वो भी तो कोई बताएगा। उसका नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, जो ये बता रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल हमें दोनों साइड्स के ओपिनियंस को कम से कम ठंडे दिमाग के साथ समझने की तो कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद ही कोई नताइज ख़ेज़ तदबीर हम डिस्कस कर सकते हैं। ख़ैर आपने इंजीनियर साहब का पॉइंट तो एक्सप्लेन किया पैलेस्टाइन के हवाले से। लेकिन अगर मैं आपका इस पर टेक जानना चाहूँ कि आप इस टाइम चूँकि आप भी इस टॉपिक को डिफरेंट स्कॉलर्स के साथ डिस्कस करते हुए आ रहे हो और बड़ी क्लोज़ली ऑब्ज़र्व कर रहे हो। तो हुँ, अभी की सिचुएशन में जो पैलेस्टाइन गाज़ा के अंदर सिचुएशन है, तो आपके हुँ। मुताबिक क्या स्ट्रैटेजी हमें टेम्परेरी बेस पर अपनानी चाहिए और उसके बाद इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है?
अबरार, मैं जेन्युइनली जो है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर मैं साहिल अदीम साहब के साथ खड़ा हूँ। मैं अंदर से कन्विंस्ड हूँ इस बात के ऊपर कि क्योंकि मैं वेस्टर्न मीडिया को भी बहुत करीब से देखता हूँ मैं, ठीक है? कि वहाँ पे क्या चल रहा है, किस तरीके से मामला लेके चल रहे हैं। मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ, तो ये जो गांधी साहब बात करते हैं ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाली, ये बिल्कुल ठीक बात करते हैं। ऐसा ही है भाई, रियलिटी यही है कि जो आपके 5 बड़े बदमाश हैं दुनिया के, उनको अगर एलजीबीटी अच्छा लगेगा, तो सब मान जाओ एलजीबीटी अच्छा है। वो कहेंगे एलजीबीटी बुरी चीज़ है, तो सब मान जाओ एलजीबीटी बुरी चीज़ है। ये है उसूल, सीधा-सीधा। इसके अंदर इसलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए मैंने ये बात पहले की कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी मसलिहतें, मैं आपको बेसिक आइडिया बता देता हूँ, अब फिर उसके अंदर इसमें क्या होना चाहिए। बेसिक आइडिया ये है कि हम वक़्त के साथ-साथ नरम हो चुके हैं, मसलिहतों में फँस चुके हैं, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? मसलिहतों में फँस चुके हैं और मसलिहतों में इस लेवल पे जाके फँस चुके हैं कि हमने अपने दीन की शक्ल ही बदल दी। दीन ये है ही नहीं, जिस तरह मैं बार-बार बोलता हूँ, पाकिस्तान में जो दीन है वो इस्लाम नहीं है, इस्लाम का एक वर्ज़न है, चल रहा है, जिसको आप कुछ भी कह लो, एबीसी कह लो आप उसको, ठीक है? तो हमने दीन की शक्ल ही बदल दी है इस प्रेशर में आके कि जी ये जो बड़ा बदमाश ने बताया है, इसको हमने अप्लाई करना है, जो हमारे 5 बड़े बदमाश हैं दुनिया के। तो मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस पूरे मामले के अंदर मैं ये समझता हूँ, जो फ़लस्तीन का जो पूरा इश्यू है, इसमें ये इंतज़ार करते रहना बैठ के कि जी कब वेस्टर्न यानी कि यूरोप बताएगा और अमेरिका बताएगा कि कब रुकना है, ये निहायती 2 नंबरी वाली बात है, ठीक है? इस वक़्त मुसलमानों को ये बताया गया है, ये वही वाली मिसाल है कि हाथी के बच्चे को अगर आप दरख्त से बाँध दोगे छोटी-सी रस्सी से, तो बड़ा होके भी वो रस्सी नहीं तोड़ पाएगा। ये मुसलमानों को इस स्टेज में डाला हुआ है कि उनको ये बता दिया है कि यार तुम लोग बहुत कमज़ोर हो। पॉइंट ये है कि भाई इस वक़्त अगर आपको मिसाइलों को उधर करना पड़ता है, आपको वहाँ पे किसी भी किस्म की सपोर्ट देनी पड़ती है, ये बैठ के इंतज़ार करना कि जब ट्रम्प साहब बताएँगे तब हम जो है वो क्लैपिंग करेंगे उनके लिए, तब भी कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है आपके बीच में। आप क्लैपिंग करने के लिए बैठे हुए हैं कि वाह, वाह, वाह! जंग खत्म हो गई। क्या बकवास लगाई हुई है भाई। नहीं, ये मेरा बात जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने है। की, हमें हम मुसलमानों को अपलिफ्ट होना चाहिए, अल्लाह का निज़ाम नाफिज़ करना चाहिए, गो कि मैं 100% डिसएग्री करता हूँ इस निफाज़ हुँ, दीन के मुकदमे से। लेकिन ये तो एक चलें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो गया ना कि हमें ख़ुद हुँ, को बढ़ाना है टेक्नोलॉजी के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से, ये बात तो गामडी साहब भी करते हैं। हुँ। लेकिन करंट में जो इशू चल रहा है, क्या आप भी यही बात करते हैं कि हमास को ही वहाँ पर एक्टिविटीज़ करते रहना नहीं। चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो सब देखिए, हमास इज़ अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है? वो ये सारी वही उसी तरह की प्रोडक्ट जैसे तालिबान थी प्रोडक्ट, ठीक है? ये सारे भाई आपने ये सब गलत अप्रोच से क्रिएट किए हुए ऑर्गनाइज़ेशंस हैं बेसिकली पूरी यानी कि दुनिया में फैली हुई। जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात से कि हमास हमास इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैलेस्टीनियन, नो। ये बात करना चाह रहे हैं आप? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमास। नहीं, फिर तो आपके खिलाफ वीडियोज़ आ जाएँगी राजा साहब की तरफ से, ये बात तो भाई हमा वो मैं आप इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बात को, देखें। हमास इज़ लाइक कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मेरे 10 भाई हैं, ठीक है? अब क्या हुआ कि मेरे जो 3 भाई हैं ना, वो पहलवान टाइप के हैं, बंदूकें-वंदूकें भी चलाते हैं, ये भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है? अब मेरे घर पे कोई इश्यू हो गया है, कोई हमला हो गया है, कोई कब्ज़ा हो गया है मेरे घर के ऊपर, वो जो मेरे 3 भाई हैं ना, वो उनको जो है हम सारे बैठ के हम बोलते हैं कि यार तुम तीनों ना ज़रा बंदूकें-वंदूकें लेके कमांडो स्टाइल बाहर निकलो और हमें वो करो, ठीक है? फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि अभी हमारे ऊपर हमला हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब जो है हमने चलना ही इन बंदूकों के साथ है। इसका मतलब ये नहीं है। तो हमास को जिस तरह मैंने बोला, वो एक साइड प्रोडक्ट थी, एक टाइम पे उनकी प्रोटेक्शन के लिए निकली थी, ठीक है? तो लेकिन जी, जी। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन आप पीएलओ को मानते हैं, जो कि वेस्ट बैंक में ऑपरेट कर रही है पैलेस्टीनियंस हुँ। की, ऐसा ही है? या जेन्युइनली बताऊँ तो कोई भी जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं कहीं पे भी, ठीक है? ये सब समझ लें कि भाई सर्वाइवल की जंग कर रहे हैं, चाहे वो पीएलओ हो, चाहे हमास हो, चाहे वहाँ की अवाम हो। वहाँ तो की आपके मुताबिक अभी जो है रिसेंटली हमें करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए सीज़ फायर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या फिर जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बात की थी कि जंगबंदी की हम मुखालिफत करते हैं? अ, सीज़ फायर को एक्सेप्ट करना क्या मतलब?
कर लेना चाहिए? अगर सीज़ फायर होता है इसराइल गाज़ा में, तो हुँ, एक तबका ये कहता है कि सीज़ फायर को कबूल कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और एक हुँ, तबका हमारे उलमाए किराम का ये है, मैंने नाम भी लिया मुफ्ती साहब का, जो कि पूरे जी। पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करते हैं हुँ। इंटरनेशनल लेवल पर। तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम जंगबंदी की मुखालिफत करते हैं। वही देखिए ना, जंगबंदी किन टर्म्स के ऊपर हो रही है, बात ये है ना। क्या वो जो है वो फ़लस्तीनियों को बिल्कुल साइडलाइन करके उनको किक आउट करके हो रही है? तो ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं भी मुखालफ़त करता हूँ उस बात की, ठीक है? नहीं, साहिल भाई तो अब देखिए ना, साहिल भाई का कॉन्सेप्ट जो मैंने समझने की कोशिश की है, वो तो वन स्टेट सॉल्यूशन के हक में है, कि हम हुँ, इसराइल जैसे किसी मुल्क को तस्लीम भी नहीं करेंगे, और राइट। आप जो हैं हमास को भी पैलेस्टीनियंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करार दे रहे। तो हुँ। ये चीज़ें आपस में थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, थोड़ा सिंपल करके बता सकते हैं हमें? देखें अबरार, देखें, जिस तरह मैंने कहा ना कि हमास, अगर देखें कोई भी कोई भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, ठीक है? उसकी दीन में कोई जगह नहीं, बिल्कुल, ठीक हो गया? अब अगर हमास ने, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह 7 अक्टूबर जैसे देखें ना, एक 7 अक्टूबर से सब कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कहानी स्टार्ट नहीं होती 7 अक्टूबर से, लेकिन एट द सेम टाइम कहानी 70-80 साल से स्टार्ट होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो 7 अक्टूबर को हुआ, ठीक है? उसमें बेगुनाह लोग जो मारे गए, दीन में कहीं अलाउड नहीं है। दीन में दरख्तों को नहीं आप नुकसान पहुँचा सकते, तो आप बेगुनाह लोगों को कैसे नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक है? तो वो जो उसको आपको बोलना पड़ेगा कि वो टेररिज़्म है। जब जहाँ भी बेगुनाह मर गया, टेररिज़्म हो कर दिया आपने, ठीक है? आपने 600 बिल्कुल, 700 बंदा वहाँ पे मारा, वो टेररिज़्म है, सीधी-सी बात है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई वो हमास, आप उसको हमास बोल रहे हैं, आप उसको एबीसी बोल रहे हैं, आप उसको एक्स-वाई-ज़ी बोल रहे हैं। जब तक जो फ़लस्तीन को जो रिप्रेज़ेंट इस वक़्त, मैंने जिस तरह बोला ना, पीएलओ को आप ले लें, हमास को ले लें, कोई भी देखें ये सर्वाइवल कर रहे हैं इस वक़्त कि अच्छा, वहाँ से अगर किसी ने बात करनी है तो कोई एक एक भाई साहब तो हों जिनसे बात हो सके। ये खाली वो चल रहा है। मैं देखें, जब जंग की सिचुएशन होती है ना, तो जंग की सिचुएशन में आप गलतियाँ भी होती हैं बहुत सारे लोगों से, ठीक है? सही भी होता है, गलत भी होता है। एक केओस होता है, जंग होता ही केओस है, ठीक है? मेरा पॉइंट ये कहने का, अच्छा चलिए मैं, आपने कहा उसको सादा अल्फाज़ में बता दूँ। सादा अल्फाज़ में ये है कि आप हमास को इक्वेशन से निकालें, आप पीएलओ को इक्वेशन से निकालें। आप जो फ़लस्तीन का जो यू हैव टू गो बैक टू, अच्छा ये मैं पता है, अच्छा ये सॉरी, इससे पहले मैं इसको ज़रा सादा अल्फाज़ में करने से पहले, आप ये मुझे बताएँ ना, जब ओरिजिनल जो जब जिस वक़्त यहूदियों को ये पूरा इलाका दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से, ठीक है? अच्छा, ये सवाल मैंने वैसे कैसर भाई के सामने भी रखा था, आई थिंक रखा था। जब दिया गया था, ठीक है? उसमें और पाकिस्तान और इंडिया की लाइन खींचने में क्या फ़र्क था? बिल्कुल। मतलब अब खुद बताएँ ना, अब मैं अगर उस वक़्त पाकिस्तान वाले जितने भी लोग हैं, वो कहते हैं जी हम नहीं इस लाइन को मानते, और वो आज तक जो है वो इस सबकॉन्टिनेंट के पूरे इलाके में स्ट्रगल कर रहे होते। जो मिलिट्री स्ट्रगल होती है। यहाँ पर ना अब कैसर राजा साहब कह सकते हैं कि चूँकि पाकिस्तान का मुतालबा जो है वो पाकिस्तानियों ने खुद किया था कि हम 2 स्टेट्स बनाना चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान। लेकिन वहाँ पर तो सीन उल्टा है। नहीं ना, बा बा अप को कौन कौन म इतने जितने हज़ारों लोग मरे उसके बाद नहीं, चले इसके बाद इसके फिर पीछे चले जाते हैं। सर ब्रिटिश एम्पायर की ज़मीनें थी सारी, उन्होंने जो भी, मैं नहीं जस्टिफाई नहीं करता, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने क्यों कॉलोनाइज़ किया हुआ था इस पूरे इलाके को। पाकिस्तान को, इंडिया को, इस पूरे सबकॉन्टिनेंट को कॉलोनाइज़ किया हुआ था। फ़लस्तीन, इसराइल वाले पूरे इलाके को कॉलोनाइज़ किया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को, हर जगह को किया हुआ था, ठीक? वो उनकी सवाबदीद है, वो क्या करना चाहते हैं अपनी ज़मीन के साथ, बिकॉज़ वो उस वक़्त के काबिज़ थे, कब्ज़ा करके बैठे हुए थे। वो चाहते तो वो बोलते कि जी ये अमेरिका, ये छोटा-सा यहाँ पे एक और अमेरिका भी बना दें, एक वो अमेरिका ले लो और जो 2-4 अमेरिका यहाँ पे भी ले लो, तो आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज़ उनकी ज़मीन थी। कहने का मकसद है कि भाई वहाँ पे और इसमें क्या फ़र्क है भाई? मैं हम ये वही वाली बात है कि आपने उस वक़्त नहीं माना, ठीक है? हम भी ना मानते फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आज भी 80 साल तक हम यहाँ पे लड़ रहे होते हिंदू और मुसलमान आपस में, पाकिस्तान इंडिया के इलाके में। तो मुझे नहीं समझ आता कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, लेकिन बहरहाल गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि इस वक़्त भाई सीधा-सीधा, ठीक है? जिसके लिए दुनिया के हर मुसलमान को, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, चाहे वो कहीं बैठा हुआ हो, अपने-अपने लेवल के ऊपर, अगेन जिस तरह मैंने डॉक्टर गुब्बारे वाली की मिसाल दी है, हर किसी का काम नहीं है बंदूक लेके जाना, और रियासत का काम है भाई जिहाद करना, ये सबसे पहली चीज़ है। तो वो अपने-अपने लेवल के ऊपर रियासत को प्रेशराइज़ करें,
जिस तरह से भी करें, आपने देख ही लिया ना ये जब पाकिस्तान में फतवे आए हैं जिहाद के, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। कहने का मकसद है कि मैं ये समझता हूँ सिंपल इस वक़्त शॉर्ट टर्म में क्या होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में बस ये होना चाहिए कि सब लोग जाके अपनी-अपनी रियासतों को प्रेशराइज़ करें कि भाई ये एक ज़ुल्म हो रहा है रिगार्डलेस फ़लस्तीन है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है कि यहूदी है, ये ज़ुल्म हो रहा है, इसमें हमें सबको वहाँ पे पहुँचना है, हमारे टैक्स मनी से आप चल रहे हो अब जहाज़ लेके जाओ वहाँ पे। मैं ये समझता हूँ शॉर्ट टर्म में ये होना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी तदबीर है वैसे, इससे इख्तिलाफ़ किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख़्याल से जो रेडिकल तदबीरें या फिर स्ट्रैटेजीज़ बताई जाती हैं, उससे काफ़ी नॉर्मल है ये। तो बहरहाल बहुत से और टॉपिक्स भी डिस्कस करने थे, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है हमारे प्रोग्राम की, और हुँ। इंशाल्लाह कुछ अगर आप मौका दें तो हम इस तरह के इश्यूज़ पर ख़ासकर जो पैलेस्टाइन का इशू है, इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी जो इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर डिस्कस हो रहे होते हैं, तो जी, आप जी। क्लोज़ली उन्हें ऑब्ज़र्व भी करते होंगे, तो इस तरह की हम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि आप साहिल भाई के जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उससे इत्तेफ़ाक करते हैं, जो कि हमें कभी-कभार जो है वो मुतमईन नहीं कर पाती। तो हम चाहेंगे कि डिस्कोर्स जारी रहे और हम हुँ। आपको समझने की कोशिश करें और आप हमें समझने की कोशिश करें। तो आखिर में अगर आप कुछ देखने वाले भाइयों को या फिर जो ऑडियंस अभी तक हमें देख रही है, उनको कुछ बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, तो प्लीज़ गो अहेड। जी, अबरार सबसे पहले तो ये है कि मैं जिस तरह मैंने कहा मैं 100% साहिल अदीम साहब की इस अप्रोच के साथ एग्री करता हूँ कि ये जो सारी नरमियाँ और गुंजाइशें हैं ना, ये ख़त्म होना ही चाहिए हम पूरी उम्मत के अंदर से। इसकी गुंजाइश नहीं है दीन के अंदर, दीन स्ट्रेट अप है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बाकी जहाँ तक मैंने कहा कि मैं उसको खाली आपके लिए नटशेल में कर दूँ, गांधी साहब हो गए, ठीक है? मैं उनके हक को, उनके सच को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। कैसर अहमद रजा साहब हो गए इंजीनियर साहब हो गए। मैं इन सब की जो सच्चाई है, इनका जो खुलूस है, उन सबको बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। लेकिन ये वही मिसाल है अगेन मैं सिर्फ़ इसको एंड पे इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर और किसी और प्रोफ़ेशन की। ठीक है? तो बिल्कुल। इस वक़्त इसको गडमड करना कि डॉक्टर गालियाँ देना शुरू कर दे कि यार ये पेस्ट्रियाँ क्यों बेच रहा है या ये मोची क्यों है, जूते क्यों फिक्स कर रहा है, ये गुब्बारे क्यों बेच रहा है या ब दूसरे पुलिस ये पुलिस वाला क्यों बना हुआ है भाई जानें बचाओ पहले पुलिस या ये पुलिस वाले ने जानें नहीं बचाई तो मुझे जानें बचानी ओ भाई ये पूरा माशरा है, हर किसी की अपनी जॉब है। मेरा सिर्फ़ ये पॉइंट ऑफ व्यू है इसलिए इसके अंदर कैसर अहमद रजा साहब की अलग ड्यूटी है, इंजीनियर साहब की अलग ड्यूटी है, गांधी साहब की अलग ड्यूटी है, साहिरुद्दीन साहब की अलग ड्यूटी है। वो सब अपनी-अपनी ड्यूटियाँ अपने-अपने डोमेन में कर रहे हैं, इन डोमेन्स को मिक्स करते हैं तो ये फड्डे शुरू होते हैं। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ टोटल पॉइंट ऑफ व्यू ये है और बाकी फ़लस्तीन के ऊपर पियर्स मॉर्गन एक है पता नहीं कितने लोग जानते हैं, नहीं जानते। पियर्स मॉर्गन फॉर द लॉन्गेस्ट 7 अक्टूबर से लेके 2 महीने पहले तक 7 अक्टूबर 2023 से लेके 2 महीने पहले तक वो इस चीज़ को पुश कर रहा था कि जी ये गलत हो रहा है, ठीक है? मतलब ही वाज़ प्रो इज़राइल समझ लें। 2 महीने से उसको भी फाइनली समझ आ गया है भाई कि ये कुछ और ही हो रहा है। ठीक है? और वो कंप्लीटली उसका पॉइंट ऑफ व्यू फ्लिप हो गया है और ये सिर्फ़ मैं सिर्फ़ एक आदमी की मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह के बहुत सारे और लोग हैं। इस वक़्त दिस इज़ हाई टाइम कि इन मुसलमानों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है इस पॉइंट पे कि हमारे अंदर जो ये गड़बड़ हुआ है दीन, इसको क्लियर करने की ज़रूरत है और इसके अंदर से ये क्लैरिटी लेके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे वो आपके लिए कितना भी मुश्किल हो, है मुश्किल मैं बता रहा हूँ मैं आपको सॉरी आखिरी अपना एक बात कर देता हूँ, इस बात को कंक्लूड करते हुए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक्चुअल दीन है, वो आज अगर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो जाए ना, तो सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के चले जाएँ। नहीं, बहुत अच्छी बात की और मेरे ख़्याल से जो हमारी रियलिटी है वो यही है। इस पर हमें हँसने के बजाय दुःख करना चाहिए कि जो दीन हम पर भेजा गया था हमारी तरफ, हम आज उससे कितने दूर हैं। और जो आपने पहली बात की थी मैं उससे 100% इत्तेफ़ाक करता हूँ कि साहिल भाई, अली भाई, गामदी साहब जो भी अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, तो हुँ, ये चलें एक ही प्रोफ़ेशन के अंदर हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से ये सिर्फ़ एक-एक इंसान नहीं है, बल्कि इनको हज़ारों में लोग सुनते हैं। तो बहुत से लोग उनकी आइडियोलॉजी के साथ, उनकी फ़िक्र के साथ रिलेट कर पाते हैं। तो मेरे ख़्याल से हर एक को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, हर एक को बोलने का राइट देना चाहिए और हमारी अप्रोच भी यही है और आपने भी वैसे बताया। तो आखिर में हम कंक्लूड करते हैं, बहुत शुक्रिया बासित साहब आपका वक़्त देने के लिए। इंशाअल्लाह आपके साथ फिर से हम डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।